स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, सिर्फ इसका ध्येय ये है कि पॉलिटी से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अर्थात जहाँ कंफ्यूजिंग होगा वो उस पोर्शन को उठाएंगे या जो आप नहीं जानते होंगे वो उठाएंगे। यही आधार होगा इस लेक्चर का। ठीक है, बाकी जो नोन है, अगर नोन वाला प्री का जब स्टार्ट करेंगे मार्च से, तो प्री का जो ए टू जेड स्टार्ट करेंगे वहां पे देख सकते हैं। लेकिन ये पोर्शन सिर्फ है कि टफ जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं, वो क्वेश्चन को नहीं गलत करना है। ठीक है, हमारा मेंस का बैच चल रहा है ऑलरेडी, उसमें पॉलिटी सेक्शन खत्म हो गया है। तो पॉलिटी के जो मेंस के सेक्शन से क्वेश्चन उठते हैं वही हम बता रहे हैं। बाकी हम प्री तो कवर करेंगे ए टू जेड। ठीक है, जो लोग मेंस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9044636324 पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हिंदू पॉलिटी एक बुक आया था, कब आया था? तो 1924 में आया था। किसने लिखा था? तो ध्यान रखना, केपी जायसवाल ने लिखा था। पहली बात, पहला क्वेश्चन कि हिंदू पॉलिटी बुक किसने लिखा था? केपी जायसवाल। और पॉलिटी के लिए अच्छा बुक था। ठीक है ना। दूसरी बात कि संविधान का, जो संविधान देखा जाए विश्व के, तो विश्व के संविधान में भारत का विशालतम संविधान माना जाता है वर्तमान समय में। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ ले कि 1990 के दशक में विश्व का विशालतम संविधान कौन था 1990 में? तो ध्यान रखना, यूगोस्लाविया था। 1990 के दशक तक भारत नहीं था बल्कि यूगोस्लाविया था। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि पूछा जाए मूल संविधान में कितने भाग हैं, अनुच्छेद हैं और या अनुसूची है, ये पूछ लिया जाए। या वर्तमान समय में कितना है, ये पूछा जा सकता है। तो अक्सर ध्यान नहीं रहते हुए या थोड़ा सा गलती हो जाने से, ये मतलब सोचने की गलती से ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आल्दो बहुत आसान है। तो मूल संविधान में देखो 22 भाग थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं? 25 हो गए। आर्टिकल कितने थे? तो मूल संविधान में 395 थे, अभी कितने हो गए हैं? 465 हो गए हैं। आर्टिकल कितने थे, शेड्यूल कितने थे मूल संविधान में? तो 8 थे, अभी कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक। अब जरा सा दूसरे तरीके से सोचते हैं। दूसरे तरीके से ये सोचना है कि भाग, क्या मूल संविधान में 22 भाग थे तो 22 भाग चेंज करके 25 हो गए? पहली बात, या 22 ही मेंशन करें? क्वेश्चन को देखना है, बड़े अच्छे से गौर से देखना है। थोड़ा सा ध्यान हटका, थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आर्टिकल 395 बोले हैं तो वाकई में 465 हो गए हैं आर्टिकल वर्तमान समय में। साहब देखो, 22 भाग बोला गया था, 22 भाग से बढ़ के 25 भाग हो गया। तो ये ध्यान रखना कि भाग में तो कुछ चेंजेज हुए, लेकिन भाग में भी ए बी पार्ट में डिवीजन है। ठीक है, तो भाग को भी डिवाइड करके 25 कर दिए, तो 22 की जगह 25 ही अगर दिखे वर्तमान समय तो 25 मारना, नहीं दिखे तो 22 मारना। आर्टिकल के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 395 है। कितना है? 395 आर्टिकल है। लेकिन आर्टिकल में ए बी सी ऐसे करके दे दिया गया है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए वर्तमान समय में तो आर्टिकल कितना है? 395 ही है। लेकिन ए बी सी को भी काउंट कर लिया जाए तो 465 है, ध्यान रखना है। और शेड्यूल कितने थे? 8 थे, अभी कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। तो ये शेड्यूल ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पे आ जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, दो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है कि 42वें संविधान संशोधन से पहले या मूल संविधान में क्या सीक्वेंस था, ये लगाने के लिए आ जाए। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। क्या मूल संविधान में था? साहब नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जुड़ा था। तो जब भी 42वें वर्तमान में पूछे तो ये सीक्वेंस सही है, और सीक्वेंस भी यही होना चाहिए आपके, सीक्वेंस यही सही है। लेकिन अगर 42वें संविधान संशोधन से पहले या मूल संविधान में पूछे तो आप आंसर दोगे, तो आंसर बताओगे कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये दो छोड़ दोगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जिक्र था मूल संविधान में। ठीक, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, सीक्वेंस पूछा जा सकता है। या 42वें संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो देखो, एक समाजवादी जोड़ा गया था, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। तो ये तीन मालूम ही है, तो चार कभी नहीं हो सकते, तो 44वां कभी नहीं मारना, उससे नीचे ही 42 मारना। ठीक है ना, 44वां बता रहा है कि चार होंगे, नहीं भाई साहब, तीन है। ये याद करने का तरीका हमने रखा है, आप लोग कुछ भी रख सकते हो, या याद है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रियम्बल का प्रस्ताव किसने रखा था? पहली बात।
और कब रखा था? तो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट याद रखना। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ठीक। तीसरा क्वेश्चन इस स्लाइड का पूछ लिया जाए कि सत्ता का स्वरूप में निम्न में से कौन नहीं है, और इन पांचों में से कोई एक हटा के दूसरा दे दे। सत्ता का स्वरूप जब भी पढ़ना है, सत्ता का स्वरूप बोले या राजनीतिक पूछ ले कि संविधान में राजनीतिक दर्शन कौन कौन से राजनीतिक दर्शन पाए जाते हैं, तो आपको इन्हीं पांच पे ध्यान रखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये पांच हैं क्या? राजनीतिक दर्शन या सत्ता का स्वरूप। और इन देख लेना, इन पांचों ऑप्शन में अच्छे से देखना, इन पांचों के उत्तर कोई दे दिया तो इसका मतलब वो नहीं होगा। ठीक। तो राजनीतिक संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है ये, या हमारे सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें पूछ ले तो यही आपको आंसर देना है। यही पांच। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान का सामाजिक दर्शन क्या है, या सामाजिक दर्शन में से कौन सा नहीं है, या सत्ता का उद्देश्य क्या है, संविधान में सत्ता के उद्देश्य में क्या शामिल है। तो सत्ता के उद्देश्य में 6 चीजें शामिल हैं। अगर उसमें से कोई इतर हो जाए, इन 6 के अलावा कोई इतर या कोई अलग दे दे, तो वो क्या होगा? नहीं होगा। तो देखो, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता क्या है? सत्ता का उद्देश्य है या संविधान का सामाजिक दर्शन है। ठीक। क्वेश्चन गलत नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसने बोला था कि भारत की समस्त जनता नहीं बल्कि भारत के धनी तथा शिक्षित लोग इस संविधान को अंगीकार, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं? किसने बोला था? तो ये केसी वेयर ने बोला था। क्या बोला था? कि भारत की समस्त जनता नहीं बल्कि भारत के धनी तथा शिक्षित लोग इस संविधान को अंगीकार, आत्मार्पित तथा अधिनियमित करते हैं। ठीक। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए इंक्लूड किया। नेक्स्ट है लोकतंत्र के बारे में, और लोकतंत्र से क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना? तो दो प्रकार में हमने इसको डिटेल लोकतंत्र के बारे में मेंस में बताया है, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ बता रहे हैं जो मेंस में ना आके प्री में आ सकते हैं। तो दो प्रकार में, एक प्रत्यक्ष होता है लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष का मतलब क्या? कि सीधे जनता डिसाइड करे। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या? कि जनता अपना प्रतिनिधि चुने और फिर आगे लोकतंत्र डिसाइड हो प्रतिनिधि के माध्यम से, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट जनता होता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ये मेन है। तो ध्यान रखना कि प्रत्यक्ष में आते हैं रेफरेंडम, ठीक है, पहल, रिकॉल या वापस बुलाना, और चौथा होता है जनमत संग्रह। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि रेफरेंडम और प्लेबेसाइट बोला जाता है, जनमत संग्रह। तो प्लेबेसाइट्स में और रेफरेंडम में डिफरेंस क्या है? तो देखो, रेफरेंडम में होता क्या है कि एक देश का, छोटा देश हो और छोटी जनसंख्या हो, उसके सारे लोग क्या करें? वोट करें। कोई नीति बनाना हो, कोई पहल बनाना हो, कोई कार्यक्रम बनाना हो, कोई योजना बनाना हो, उसके लिए सारे वोट करें, और वोट के आधार पे अगर 50% से अधिक हो जा रहा है तो वो रेफरेंडम में क्या हो जाएगा? वो मान लिया जाएगा और नीति बना दिया जाएगा। लेकिन जनमत संग्राम में क्या है? तो कोई महत्वपूर्ण विषय, सब पे नहीं, महत्वपूर्ण विषय पे क्या किया जा रहा है? वोटिंग कराया जा रहा है। वोटिंग करा के और उसके बाद उसको डिसाइड किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल लें कि यूके को यूरोप से अलग करना था, तो हमने जनमत संग्रह कराया था, रेफरेंडम नहीं कराया था। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अप्रत्यक्ष में क्या? ये प्रत्यक्ष में कितने प्रकार? तो देखो, रेफरेंडम, पहल को इनिशिएटिव बोलते हैं इंग्लिश में, रिकॉल, जनमत संग्रह, ये 4 होते हैं। प्रत्यक्ष में 2 होते हैं। प्रत्यक्ष में क्या होते हैं? 2 होते हैं। एक बार ये मिटा दें तो फिर बताते हैं। प्रत्यक्ष में 2 होते हैं। तो कौन कौन होता है? तो एक होता है संसदीय लोकतंत्र, जो भारत और ब्रिटेन क्या करता है? अपनाता है। और दूसरा होता है अध्यात्मक लोकतंत्र। तो 2 होते हैं अप्रत्यक्ष में। वो होते हैं कौन कौन? एक होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष अध्यात्मक लोकतंत्र। ठीक है,
ये कहाँ पाया जाता है? जहां पे यूएस प्रेसिडेंट होता है या प्रेसिडेंट सर्वोसर्वा होता है, वहां पे पाया जाता है। संसदीय कहाँ पाया जाता है? तो ब्रिटेन और इंडिया में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। तो यही प्री से क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो बताया। लोकतंत्र हो गया। अब आ जाओ कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। तो गणराज्य का कितनी बार पूछा जा चुका है और आसान सवाल आता है, बट फिर भी कुछ कंफ्यूजन होता है, वो इसलिए बता दें कि जो राज्य का प्रमुख होगा अर्थात प्रेसिडेंट होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा और न ही मनोनीत होगा। वो क्या जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, तब भी गणराज्य होगा। ऐसा नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा तब भी गणराज्य कहलाया जाएगा, नहीं, प्रत्यक्ष भी हो सकता है। यही की पॉइंट है। वंशानुगत न होके, मनोनीत न होके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा तो वो गणराज्य का तात्पर्य है, जो राज्य का प्रमुख हो। तो राज्य का प्रमुख कौन बोला जाता है? राष्ट्रपति बोला जाता है। और शासन का प्रमुख या वास्तव में शासन कौन करता है? वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा दिमाग से हटा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए बताया यहाँ पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में कि न्याय, संविधान में न्याय कितने प्रकार का बोला गया? तो 3 प्रकार के न्याय बोला गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये क्वेश्चन आता है लेकिन कितने लोगों को नहीं मालूम है, उनके लिए बता रहे हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार का होता है, यह संविधान में बोला गया है। कितने प्रकार का स्वतंत्रता? तो 5 प्रकार का। विचार के आधार पर स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ये बोला गया है 5, ठीक है। और यही प्रियम्बल में है 5, ठीक है। कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय, ठीक, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्री के केवल फोकस रहते हैं तैयारी करने, वो नहीं जानते होंगे कि प्रस्तावना भारत देश की राजनीतिक जन्मपत्री है, ये किसने कहा? प्रस्तावना भारत देश की राजनीतिक जन्मपत्री है, किसने कहा? के एम मुंशी ने बोला था। वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बोला था कि प्रस्तावना संविधान निर्माता के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है? तो ध्यान रखना, गजेंद्र गढ़कर ने बोला था। किसने? गजेंद्र गढ़कर ने। किसने बोला था कि प्रस्तावना संविधान, भारतीय संविधान का परिचय पत्र है? वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बोला था? तो पालकीवाल ने बोला था। भारतीय संविधान का प्रस्तावना परिचय पत्र किसने बोला था? तो पालकीवाल ने बोला था। किसने बोला था कि संविधान का आभूषण प्रस्तावना है? तो ठाकुर दास भार्गव ने बोला था। क्या बोला था? संविधान का आभूषण है। और प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने बोला था? तो ये भी ठाकुर दास भार्गव ने बोला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अंबेडकर ने प्रस्तावना को न बोल के आर्टिकल 32 को बोला था, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो गलत होने के चांसेस है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग अच्छे से इसे देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है बेरुबारी केस पूछा जाएगा। बेरुबारी केस 1960 में ये पाक और इंडिया के में सीमा विवाद को लेके था, बेरुबारी को लेके था, उसको लेकर ये विवाद हुआ था, बेरुबारी विवाद, ठीक है। तो बेरुबारी विवाद जानना है, केशवानंद भारती केस जानना है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया था, मूल ढांचे का कंसेप्ट किसमें आया था? केशवानंद भारती केस में। और कब आया था? 1973 में। ये ईयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर गलत हो जाता है, कि केवल भारतीयों को या भारत के नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो हमने कहा कि टोटल 5 आर्टिकल हैं कि केवल भारतीय को या केवल नागरिक को प्राप्त है। तो वो क्या है? तो 15, 15 दूना 30, तो 15 से 1 आगे बढ़े 16, और 29, 30 से 1 कमाओ 29, और बीच में 19 रख दो। तो ये क्या है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। और नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, कौन है? तो वो आर्टिकल देखो, 14, 20, 21, 21A, 22 से लेके 28 तक, अर्थात धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, ठीक है, ये दोनों इंक्लूड है इसमें। धर्म की स्वतंत्रता यहां पे लिख दे रहे हैं। 22 और 28 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, ये दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नागरिक और विदेशी दोनों लोग को प्राप्त है ये आर्टिकल। लेकिन हमें याद रखना है नागरिक वाला, बाकी तो हम लोग इसमें जो नहीं इंक्लूड होगा, जो देखो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसमें इंक्लूड जो नहीं होगा, नागरिक वाले में नहीं इंक्लूड होगा, वो बाकी सब नागरिक और विदेशियों के लिए हो जाएगा, ठीक। आई थिंक याद कर लोगे इससे। अब नेक्स्ट है कि कौन सा आर्टिकल राज्य के विरुद्ध है और कौन राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि राज्य के विरुद्ध आर्टिकल कौन कौन से हैं, 15, 16 है। और जो आर्टिकल राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हैं वो आर्टिकल कौन है, 17 और 24 है। राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है वो आर्टिकल कौन से हैं, 17 और 24। और केवल राज्य के विरुद्ध बोला गया है वो 15 और 16 है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां बन जाएगा। अब गलत होगा, नहीं जानते होंगे, गलत होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, 7वां अधिकार, मूल अधिकार में थे 7 अधिकार थे, उसको 44वें से हटाकर कौन से भाग में भेज दिया गया। तो ये ध्यान रखना, भाग 12 में शामिल कर दिया गया। जो फंडामेंटल में राइट में था वो भाग 12 में शामिल हो गया। और कौन से आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 300A के तहत शामिल कर दिया गया संपत्ति का अधिकार। अब फंडामेंटल राइट न रह के सांविधिक अधिकार रह गया, सांविधिक अधिकार है, ठीक है, कौन, संपत्ति का अधिकार। और कौन से संविधान संशोधन, 44वें में। तो भाग याद रखना, भाग 12 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन उठ रहा है कि जो राइट टू एजुकेशन आया था वो राइट टू एजुकेशन कौन से संविधान संशोधन से आया था। तो ये तो सब जान जाएंगे, 86वें 86 संविधान संशोधन से आया था। लेकिन ईयर कौन सा था, 2002, ये ध्यान रखना, ठीक। अब आ जाओ, प्रश्न उठता है कि जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, जिसको कालेलकर आयोग बोलते हैं, वो कालेलकर आयोग कब बना था, तो 1953 में बना था। और द्वितीय पिछड़ा आयोग, जिसको मंडल आयोग बोलते हैं, मंडल आयोग, वो कब बना था, तो 1989 में बना था। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों आयोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछे कि पदोन्नति से जुड़ा हुआ आरक्षण के बाद कौन से वाद में जिक्र किया गया था या पदोन्नति का आरक्षण दिया गया था। पदोन्नति में आरक्षण के लिए कौन से वाद है, तो नागराज बनाम भारत संघ 2001 वाद है, ध्यान रखना, नागराज। लेकिन इसमें बोला गया था इंदिरा साहनी केस में, ये जान लो, इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया था कि पदोन्नति में आप आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आरक्षण नहीं लागू होगा। तो किसमें ये समर्थन दिया गया था, नागराज बनाम या नागराज केस में, एम नागराज केस में। तो ध्यान रखना, इंदिरा साहनी केस में पदोन्नति में आरक्षण के लिए मनाही था। और कौन से में आरक्षण की बात कही गई थी पदोन्नति से, तो पदोन्नति में आरक्षण की बात कही गई थी एम नागराज केस में। कब आया था, 2001 में, ध्यान रखना। 18वां उपाधि की मनाही करता है, आर्टिकल 18 क्या बोलता है, उपाधि से मनाही करता है, ठीक है ना। तो कौन से दो अपवाद हैं जहां पे उपाधियां दिया जा सकता है, तो शैक्षिक उपाधि दिया जा सकता है और सैनिक उपाधि दिया जा सकता है, ये सब जानते होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मान लो कि विदेशी कोई है और भारत में कोई लाभ के पद पे बैठा हुआ है, लाभ के पद पे बैठा हुआ है, और कोई विदेशी राज्य उसको क्या करना चाह रहा है, उपाधि देना चाह रहा है, तो क्या वो उपाधि ले सकता है। पहला क्वेश्चन ये, क्या क्वेश्चन बोला कि कोई विदेशी आदमी है, व्यक्ति है, और वो भारत में लाभ का पद धारण किया हुआ है, तो विदेशी सरकार द्वारा या अपने राज्य द्वारा, जहां का वो निवासी है, उसके द्वारा कोई उपाधि ले सकता है। तो हाँ साहब, ले सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट से क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, अनुमति लेके ही कर सकता है, ठीक। ये विदेशी व्यक्ति की बात है। क्या भारत के व्यक्ति कर सकता है, तो ध्यान रखना, भारत का व्यक्ति कोई उपाधि नहीं ले सकता, उपाधि नहीं ले सकता, लेकिन हाँ लाभ का पद ले सकता है, लाभ का पद ले सकता है, ये ध्यान रखना। तो विदेशी व्यक्ति के लिए उपाधि की बात की गई है, कब, जब प्रेसिडेंट उस पर अनुमति दे दे, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। अब आ जाओ कि जो भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है, ये कब स्टार्ट हुआ, तो नेहरू सरकार द्वारा 1954 में स्टार्ट हुआ। फिर एक बार में कब बंद कर दिया गया, ये भारत रत्न और पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, ये बंद कर दिया गया 1978 में। किसके द्वारा बंद किया गया, तो जनता पार्टी द्वारा। फिर से कब स्टार्ट हुआ, 1980 में स्टार्ट हुआ। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1954 में, 1978 में बंद हो गया, फिर से कांग्रेस द्वारा 1980 में स्टार्ट किया गया। अब इस पे एक केस याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बालाजी राघवन केस बोला जाता है, 1996 में आया था।
ये बंद क्यों हुआ था 1978 में? ये बोला था कि ये जो अवार्ड दिया जाता है ये उपाधि है, उपाधि है। तो जनता सरकार ने बोला कि ये 18 आर्टिकल 18 का क्या है, उल्लंघन है, इसलिए बंद कर दिया। तो बालाजी राघवन केस में बोला कि देखो साहब, ये जो ऊपर के अवार्ड दिए जाते हैं ये उपाधि नहीं है, उपाधि नहीं है बल्कि सम्मान है, अवार्ड है, अतः भारतीय सरकार इसे दे सकती है। तो ये केस वेरी इंपॉर्टेंट, बालाजी राघवन केस। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आर्टिकल 19 में सीरीज में देखेंगे। अभी तक समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में सीरीज दूसरे में हम लेके आएंगे, ज्यादा लंबा सीरीज नहीं बना रहे हैं, और याद करने का तरीका बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सो मच।